दोस्तों, इस दुनिया में इंसान से खतरनाक जानवर कोई और दूसरा नहीं है। भले ही इंसानों के बड़े बड़े दांत, बड़े बड़े नाखून और बड़े बड़े पंजे ना हों, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा खतरनाक है। वक्त आने पर आपने इंसानों को धोखा देते हुए तो बहुत बार देखा होगा, लेकिन जानवरों के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो मालिक उन्हें 2 वक्त की रोटी देता है, उसके साथ वो जिंदगी भर वफादारी करते हैं और कई बार तो इन्हें अपने मालिक के लिए अगर जान भी देनी पड़े तो उससे भी ये पीछे नहीं हटते हैं। जानवरों और इंसानों के बीच में ये संबंध सदियों पुराना रहा है, चाहे कुत्ते हों, हाथी हों, बंदर हों या ऐसा कोई भी जानवर हो। और इसी के ऊपर बॉलीवुड में समय समय पर बहुत सारी फिल्में बनती रही हैं, जिन फिल्मों में हीरो से ज़्यादा फुटेज इनमें काम करने वाले जानवरों को मिली है। हाथी मेरे साथी, तेरी मेहरबानियाँ, परिवार, दूध का कर्ज और ऐसी बहुत सारी फिल्में बॉलीवुड में बनती रही हैं और नई फिल्मों में एंटरटेनमेंट और दिल धड़कने दो जैसी फिल्में हमें देखने के लिए मिली हैं। वैसे जानवरों के ऊपर बनने वाली ज़्यादातर फिल्मों में राजेश खन्ना, जैकी श्रॉफ और मिथुन चक्रवर्ती नजर आए हैं। फिल्म तेरी मेहरबानियाँ में आप सोचिए कि इसमें जैकी श्रॉफ का सपोर्टिंग रोल था और कुत्ता जिसका नाम मोती था वो लीड रोल में था। तो आज के अपने इस बेहद ही दिलचस्प वीडियो में हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी के बारे में। सन 1971 में आई ये फिल्म उस साल की सबसे ज़्यादा पैसे कमाने वाली फिल्म रही और राजेश खन्ना के करियर की भी बहुत बड़ी हिट फिल्म साबित हुई। उन दिनों राजेश खन्ना का क्रेज कुछ ऐसा था कि लड़कियां उनके ऊपर अपनी जान छिड़कती थीं। उन दिनों ना जाने कितनी लड़कियों ने अपने खून से लिखी हुई चिट्ठियां राजेश खन्ना के घर पर भेजीं। उनकी कार को लड़कियां चूम चूम कर बिल्कुल लाल कर देती थीं। यहाँ तक कि उनकी कार जहाँ से निकलती थी, उनके कार के पहियों की धूल को वो अपने मांग का सिंदूर बनाती थीं। तो 70 के दशक के स्टार्टिंग में सुपरस्टार राजेश खन्ना का कुछ ऐसा गोल्डन पीरियड रहा। उनकी अदाएं कुछ ऐसी थी कि लोगों के दिलों में बसी थीं। जब जब राजेश खन्ना पर्दे पर हंसते तो लोग भी उनके साथ हंसने लगते थे और जब जब भी पर्दे पर राजेश खन्ना रोते तो बहुत सारे लोग भी उनके साथ रोने लगते थे। 1969 से लेकर 1972 इन 3 सालों में राजेश खन्ना ने बैक टू बैक सुपरहिट 15 फिल्मों में काम किया। इन 3 सालों में आई उनकी ये सारी ही फिल्में बहुत यादगार रहीं और उनके इस रिकॉर्ड को तोड़ पाना आज भी किसी के बस की बात नहीं है। तो उस समय राजेश खन्ना की इन्हीं फिल्मों में से एक फिल्म थी हाथी मेरे साथी। 1971 में गर्मियों का समय चल रहा था और फिल्म हाथी मेरे साथी रिलीज हुई थी 28 मई को, जिसमें राजेश खन्ना के साथ में तनुजा, मदनपुरी, सुजीत कुमार, के.एन. सिंह, महमूद जूनियर, नाज और डेविड नजर आए थे। और फिल्म को किसी बॉलीवुड के डायरेक्टर ने डायरेक्ट नहीं किया था, इसको डायरेक्ट किया था साउथ के जाने माने डायरेक्टर एम.ए. थिरुमुगम ने, जिन्होंने अपने कैरियर में ज़्यादातर तमिल फिल्में ही डायरेक्ट की हैं और कुछ हिंदी फिल्में डायरेक्ट की हैं। और हाथी मेरे साथी उनके कैरियर की पहली हिंदी फिल्म थी जिसको उन्होंने डायरेक्ट किया था। इसके बाद उन्होंने आगे चलकर माँ और गाय और गोरी जैसी हिंदी फिल्में भी डायरेक्ट की थीं। फिल्म की कहानी लिखी थी और प्रोड्यूस किया था डायरेक्टर के बड़े भाई सेंडो MMA चेन्नप्पा तेवर ने। स्क्रीन प्ले और डायलॉग्स लिखे थे सलीम और जावेद की जोड़ी ने और फिल्म को देवर फिल्म्स के बैनर तले रिलीज किया गया था। म्यूजिक था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का और इसमें टोटल 6 गाने रखे गए थे। फिल्म का म्यूजिक एल्बम सुपरहिट था। लता मंगेशकर, किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ों में सजे फिल्म के ये नगमे थे। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में, चल 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 मेरे साथी, दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, दिलबर जानी, चली हवा मस्तानी, सुन जा है ठंडी हवा और धक धक कैसे चलती है गाड़ी। फिल्म के ये सारे ही गाने उस समय तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर रहे ही थे, लेकिन आज भी ये गाने बहुत सारे लोग सुनते हैं और इन गानों को पसंद करते हैं। और आज के समय में भी ये गाने कभी न कभी भूले बिसरे रेडियो स्टेशन पर और टीवी पर सुनने के लिए मिल जाते हैं। एक नज़र डालते हैं इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर। तो फिल्म का बजट रखा गया था लगभग 70 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने अपने बजट के लगभग 5 गुना 3.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और ये साल 1971 में एक ब्लॉकबस्टर फिल्म रही थी और इस साल पैसे कमाने के मामले में बॉक्स ऑफिस पर नंबर 1 पर रही थी। 1971 में दूसरे नंबर पर फिल्म रही थी मेरा गांव मेरा देश, जिसने लगभग 3 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। तीसरे नंबर पर रही थी फिल्म मर्यादा, चौथे नंबर पर रही थी अंदाज और 5वें नंबर पर रही थी कटी पतंग। आगे चलकर फिल्म हाथी मेरे साथी को जब सन 1974 में रूस में रिलीज किया गया तो वहां पर इसके 3.5 करोड़ से ज़्यादा टिकट्स बिके थे। और उस समय इस फिल्म को इंडिया में लोगों ने जितना ज़्यादा पसंद किया, उतना ही ज़्यादा इसको लोगों ने विदेशों में भी पसंद किया। एक्चुअली देश कोई भी हो, भाषा कोई भी हो, लेकिन फिल्म में दिखाए गए इमोशंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उस समय जिसने भी ये फिल्म देखी, ये फिल्म सबको पसंद आई। 1971 का साल मानो राजेश खन्ना के लिए एकदम गोल्डन ईयर था। इस साल उनकी फिल्म हाथी मेरे साथी के अलावा कटी पतंग, महबूब की मेहंदी, आनंद, अंदाज, छोटी बहू और मर्यादा जैसी फिल्में रिलीज हुई थीं।
फिल्म हाथी मेरे साथी को IMDb पर 6.9 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है। ये बात है सन 1969 और 70 के आसपास की, जिस समय साउथ के एक जाने माने प्रोड्यूसर सेंडो MMA चेन्नप्पा तेवर अपनी एक कहानी लेकर मुंबई आए हुए थे, जिसको वो राजेश खन्ना के साथ में हिंदी में बनाना चाहते थे। हालांकि इस कहानी के ऊपर वो पहले ही सन 1967 में एक तमिल फिल्म देवा चेयल के नाम से बना चुके थे, जिसमें मेजर सुंदर राजन लीड रोल में थे और इसमें हाथियों के अलावा शेर का भी यूज किया गया था। हालांकि उस समय बनी ये तमिल फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाई थी और एक फ्लॉप फिल्म रही थी। लेकिन चेन्नप्पा तेवर को अपनी इस कहानी के ऊपर भरोसा था और इसी भरोसे के साथ में वो इस कहानी को हिंदी में बनाने के लिए आए थे और मुंबई में राजेश खन्ना से उनकी मुलाकात हुई और राजेश खन्ना को उन्होंने फिल्म की ये कहानी सुनाई। राजेश खन्ना ने फिल्म की ये पूरी कहानी सुनी, लेकिन उन्हें ये कहानी रत्ती भर भी पसंद नहीं आई और कहानी सुनने के बाद राजेश खन्ना को लगा कि इस कहानी के ऊपर अगर वो फिल्म बनाएंगे तो वो जरूर फ्लॉप ही होगी। और उस समय राजेश खन्ना इसके लिए ना बोलने ही वाले थे कि फिल्म के प्रोड्यूसर के द्वारा उन्हें अच्छा खासा साइनिंग अमाउंट ऑफर किया गया। कहा जाता है कि ये साइनिंग अमाउंट लगभग 2.5 लाख रुपए के आसपास था, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी रकम थी। और साउथ इंडिया से ये फिल्म के प्रोड्यूसर राजेश खन्ना को एडवांस में ही ये रकम देने के लिए लाए हुए थे और सूटकेस में एडवांस में इतना साइनिंग अमाउंट देखकर राजेश खन्ना फिल्म की कहानी पसंद न आने के बावजूद भी इसको मना नहीं कर पाए। एक्चुअली इसके पीछे की भी एक कहानी ये थी कि राजेश खन्ना उस समय मुंबई के कार्टर रोड पर एक बहुत बड़ा बंगला खरीदने के बारे में प्लान बना रहे थे। एक्चुअली ये जुबली स्टार राजेंद्र कुमार का बंगला था, जिसका नाम उन्होंने डिम्पल रखा था, लेकिन वो इस बंगले को अब बेचना चाहते थे। बंगले की लोकेशन बहुत ही खूबसूरत थी और सामने सीधे बालकनी से समुद्र दिखता था। एक्चुअली उस समय राजेंद्र कुमार के इस बंगले को बहुत सारे लोग हॉन्टेड मानते थे और कई लोग तो इस बंगले को भूत बंगला के नाम से बुलाने लगे थे। एक्चुअली हुआ ये था कि इस बंगले में शिफ्ट होने के बाद राजेंद्र कुमार की बहुत सारी फिल्में लाइन से फ्लॉप होने लगी थीं और कहा जाता है कि ये बंगला राजेंद्र कुमार के लिए बिल्कुल भी लकी साबित नहीं हुआ था। उन्होंने इसको लेकर कई बार पूजा पाठ हवन भी करवाया, लेकिन इसका कुछ खास फायदा उन्हें नहीं हुआ और फाइनली राजेंद्र कुमार ने इस बंगले को बेचने का डिसाइड कर लिया और इसकी कीमत काफ़ी कम रखी गई, क्योंकि उनका ये बंगला लोगों के बीच में पहले ही बदनाम हो गया था कि ये बंगला काफ़ी हॉन्टेड है। लेकिन राजेश खन्ना को ये बंगला और इसकी लोकेशन बहुत ज़्यादा पसंद आई और ऊपर से ये बंगला राजेंद्र कुमार काफ़ी कम दाम में बेच रहे थे। कहा जाता है कि उस समय राजेंद्र कुमार ने इस बंगले का जो ओरिजिनल प्राइस था उससे बिल्कुल आधा कर दिया था और इस बंगले की कीमत उन्होंने लगभग 4.5 लाख रुपए रखी और राजेश खन्ना इसको खरीदने के लिए तैयार हो गए। तो उस समय इसी बंगले को खरीदने के लिए राजेश खन्ना को एडवांस में काफ़ी पैसा चाहिए था, जो कि हाथी मेरे साथी के प्रोड्यूसर उन्हें दे रहे थे और इस मंशा से राजेश खन्ना ने ये फिल्म साइन कर ली कि इसके साइनिंग अमाउंट से वो ये बंगला खरीद लेंगे। और आगे चलकर जब इस कहानी पर फिल्म हाथी मेरे साथी बनी तो एक बहुत बड़ी सुपरहिट फिल्म साबित हुई और राजेश खन्ना ने ये बंगला भी खरीदा। कहा जाता है कि राजेश खन्ना को इस फिल्म के लिए लगभग 9 लाख रुपए दिए गए थे। उस समय जिस बंगले को राजेश खन्ना ने लगभग 4.5 लाख रुपए में खरीदा था, आज के समय में उस बंगले की कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास हो गई है। और उस समय राजेश खन्ना ने राजेंद्र कुमार का ये बंगला खरीदा और राजेश खन्ना के पिता ने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा। इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखने के पीछे की भी एक कहानी थी कि उनके पिता का ये मानना था कि अगर कोई भी राजेश खन्ना को बुरी नज़रों से देखता है या उनसे जलता है या उनके बारे में कुछ भी गलत कहना चाहता है और उनके बंगले पर अगर चिट्ठियां भेजता है तो भी वो आशीर्वाद ही भेजेगा। और चिट्ठी के अंदर राजेश खन्ना के लिए गलत शब्द लिखने के पहले ही लिफाफे के ऊपर वो राजेश खन्ना को आशीर्वाद देगा, क्योंकि इसके ऊपर एड्रेस लिखा होगा टू राजेश खन्ना आशीर्वाद। और उनके बेटे राजेश खन्ना से नेगेटिव एनर्जी दूर रहेगी, इस वजह से उन्होंने इस बंगले का नाम आशीर्वाद रखा था। अब राजेश खन्ना ने फिल्म के लिए ये एडवांस अमाउंट ले तो लिया था, लेकिन फिल्म की कहानी के ऊपर उन्हें बिल्कुल भी भरोसा नहीं था। और उस समय राजेश खन्ना अपनी ये समस्या लेकर गए सलीम और जावेद के पास में, जिन्होंने उस समय डायरेक्टर रमेश सिप्पी के लिए फिल्म अंदाज की कहानी लिखी थी और उसमें राजेश खन्ना का भी एक कैमियो रोल रखा गया था। और राजेश खन्ना को फिल्म अंदाज में लिखा गया अपना ये किरदार काफ़ी पसंद आया था और उन्हें लगा कि सलीम जावेद शायद इस कहानी को और अच्छा बना सकते हैं। और उस समय राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को अपनी पूरी मन की बात बता दी कि उन्होंने फिल्म के लिए एडवांस में काफ़ी अमाउंट ले लिया है, लेकिन फिल्म की कहानी ये है जो उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई है और उन्हें लगता है कि इसमें बहुत बदलाव होने की ज़रूरत है। हालांकि उस समय सलीम जावेद ने भी जब ये कहानी सुनी तो उन्होंने भी इसको बिल्कुल सिरे से नकार दिया और कहा कि ये तो बिल्कुल ही ख़राब है। लेकिन उस समय राजेश खन्ना ने सलीम जावेद को कहा कि उन्हें कैसे भी करके इस कहानी को ऐसा बनाना है कि ये फिल्म अच्छी बन जाए और इसके लिए वो प्रोड्यूसर से काफ़ी अमाउंट सलीम जावेद को दिलवा सकते हैं।
उस समय राजेश खन्ना ने कहा कि अगर वो इस कहानी को अच्छा बनाएंगे तो सलीम और जावेद दोनों को 5-5 हजार रुपए वो दिलवाएंगे। इसके अलावा फिल्म में इन दोनों के नाम को क्रेडिट भी दिया जाएगा। और उस समय सलीम जावेद दोनों को ही ये कहानी पसंद तो नहीं आई थी, लेकिन राजेश खन्ना ने उन्हें इतने पैसे दिलाने के लिए बोला था, इस वजह से ये दोनों भी इसके लिए मना नहीं कर पाए और इसकी कहानी में सुधार और बदलाव करने में लग गए। एक्चुअली फिल्म हाथी मेरे साथी के पहले भी सलीम और जावेद कुछ कहानियों के ऊपर साथ में काम कर चुके थे, जिनमें अधिकार और अंदाज जैसी फिल्में शामिल हैं, लेकिन इस समय तक इनकी ऑफिशियल जोड़ी का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। इन दोनों को फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए फिल्में लिखने के लिए लगभग 750 रुपए दिए जाते थे और पहली बार इन दोनों को फिल्म हाथी मेरे साथी के लिए अलग अलग 5-5 हजार रुपए दिए जा रहे थे, जो उस समय काफ़ी बड़ी रकम थी। और फाइनली सलीम जावेद ने अपनी कलम उठाई और हाथी मेरे साथी की कहानी के बहुत सारे सीन और इसके डायलॉग्स बदल दिए। प्रोड्यूसर की ये डिमांड थी कि उन्हें हाथियों और जानवरों के ऊपर फिल्म बनानी है, तो सलीम जावेद ने 4 हाथी इसमें रखे, लेकिन बाकी पिछली तमिल फिल्म की तरह इसमें से बहुत सारे जानवरों को उन्होंने हटा दिया था। और फाइनली सलीम जावेद ने फिल्म की कहानी तो तैयार कर ली, लेकिन अब बड़ी बात ये थी कि फिल्म को प्रोड्यूसर से कैसे अप्रूव करवाया जाए। उस समय फिल्म में म्यूजिक कंपोजर के तौर पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को लिया गया था, तो राजेश खन्ना ने उनसे फिल्म के लिए पहला गाना चल 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 मेरे साथी कंपोज करवा लिया था। और सलीम जावेद के द्वारा ओरिजिनल स्क्रिप्ट में बदलाव करने के बाद उन्होंने ये स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर को दिखाई। फिल्म के प्रोड्यूसर ये कहानी सुनते जा रहे थे और राजेश खन्ना बीच बीच में चल 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 मेरे साथी गाना भी बजाते जा रहे थे, जिससे कि ये स्क्रिप्ट और ज़्यादा इमोशनली प्रोड्यूसर को पसंद आई और उन्होंने इसको फाइनली अप्रूव कर दिया। और इस तरह से फिल्म हाथी मेरे साथी फाइनली बनने के लिए तैयार हो गई। उन दिनों राजेश खन्ना बहुत बड़े हीरो थे और एक से बढ़कर एक फिल्मों में लगातार काम कर रहे थे और उस समय अक्सर राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर काफ़ी लेट आने के लिए मशहूर थे। मतलब अगर फिल्म के लिए शूटिंग 9 बजे स्टार्ट होनी है तो राजेश खन्ना फिल्म के सेट पर 12 बजे तक आते थे और फिल्म के सेट पर सारी तैयारियां हो जाती और बाकी सारे लोग केवल और केवल राजेश खन्ना के आने का इंतजार किया करते थे। लेकिन फिल्म हाथी मेरे साथी में ये साउथ के प्रोड्यूसर थे और डायरेक्टर थे जो कि समय के बहुत ज़्यादा पंक्चुअल थे। प्रेम चोपड़ा ने आगे चलकर फिल्म हाथी मेरे साथी के दौरान का एक किस्सा याद करते हुए बताया कि उस समय फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट पर राजेश खन्ना को लाने के लिए एक आदमी को अलग से रखा गया था, जिसको राजेश खन्ना के बंगले पर उनको लेने के लिए भेजा जाता, लेकिन राजेश खन्ना हमेशा फिल्म के सेट पर लेट ही आते थे। साउथ के ये प्रोड्यूसर और डायरेक्टर यहाँ पर राजेश खन्ना के काम करने के तरीके से बिल्कुल भी वाकिफ नहीं थे, क्योंकि वहाँ साउथ में तो सारे एक्टर और एक्ट्रेस बिल्कुल समय पर आते थे और अपनी फिल्मों की शूटिंग किया करते थे। लेकिन जब फिल्म हाथी मेरे साथी की शूटिंग के दौरान ऐसा करते हुए राजेश खन्ना को काफ़ी दिन हो गए, तो इसके लिए प्रोड्यूसर और डायरेक्टर ने ये तरीका निकाला कि उन्होंने एक आदमी को यहाँ पर रखा और राजेश खन्ना जैसे ही फिल्म हाथी मेरे साथी के सेट पर लेट आते तो ये दोनों ही मिलकर उस आदमी को पीटने में लग जाते और जोर जोर से उसके ऊपर चिल्लाते कि क्या हमने तुम्हें फिल्म के लिए पैसे नहीं दिए हैं, फिर क्यों फिल्म के सेट पर तुम इतने लेट आते हो। और 1-2 दिन तो राजेश खन्ना ने ये देखा तो उन्हें लगा कि शायद वो आदमी ही सेट पर लेट आ रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे राजेश खन्ना को ये बात रियलाइज हुई कि ये उस आदमी को नहीं डांट रहे हैं, ये इनडायरेक्टली राजेश खन्ना को बोल रहे हैं। जिसके बाद राजेश खन्ना को खुद ही अपने अंदर से लगा और वो फिल्म के सेट पर बिल्कुल समय से आने लगे थे। इसके अलावा फिल्म का एक बहुत ही पॉपुलर गाना था दुनिया में रहना है तो काम कर प्यारे, जिसको लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने कंपोज किया था और गाने के ये बोल लिखे थे आनंद बख्शी साहब ने। उस समय आनंद बख्शी ने बताया कि इस गाने को उन्होंने केवल और केवल प्यारेलाल को ध्यान में रखकर लिखा था। आनंद बख्शी साहब ने बताया कि प्यारेलाल का नेचर थोड़ी कड़क था और लोगों के सामने उन्हें झुकना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, तो फिल्म के इस गाने को उन्होंने इनडायरेक्टली प्यारेलाल के लिए ही लिखा था। और इस गाने में उन्होंने प्यारेलाल के नाम का भी जिक्र किया है कि दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, हाथ जोड़ सबको सलाम कर प्यारे, वरना ये दुनिया जीने नहीं देगी, खाने नहीं देगी, पीने नहीं देगी। तो कुछ इस तरह से आनंद बख्शी साहब ने प्यारेलाल को इस गाने के जरिए समझाया था। आगे चलकर सेम इसी गाने दुनिया में जीना है तो काम कर प्यारे, इसके म्यूजिक को सन 2005 में आई अक्षय कुमार की फिल्म वक्त के एक गाने डू मी अ फेवर लेट्स प्ले होली में यूज किया गया था। इन दोनों ही गानों के म्यूजिक को आप चेक करके देख सकते हैं कि इस गाने का म्यूजिक यहीं से इंस्पायर्ड था। इन दोनों ही गानों की लिंक मैं यहाँ पर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। इसके अलावा फिल्म के म्यूजिक एल्बम में पहले सारे के सारे गाने किशोर कुमार और लता मंगेशकर ही गाने वाले थे, लेकिन फिल्म का एक गाना था नफरत की दुनिया को छोड़ के, जिसको पहले किशोर कुमार गा रहे थे और किशोर कुमार ने फिल्म के इस गाने को 2 से 3 बार रिकॉर्ड किया, लेकिन कुछ न कुछ इसमें लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को मिसिंग नजर आ रहा था और जिस टोन में और जैसा वो गाना ये चाह रहे थे ये गाना वैसे रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था।
तो उस समय खुद किशोर कुमार ने लक्ष्मीकांत प्यारेलाल को बोला कि इस गाने को उन्हें मोहम्मद रफ़ी साहब से गवाना चाहिए। एक्चुअली उस समय बहुत सारे लोग किशोर कुमार और मोहम्मद रफ़ी को राइवल के तौर पर देखते थे, लेकिन आपस में ये दोनों एक दूसरे की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे। और किशोर कुमार के सजेशन पर लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने यह गाना फाइनली मोहम्मद रफ़ी से गवाया और ये गाना बहुत अच्छा रिकॉर्ड हुआ। इसके अलावा पहले फिल्म का जो टाइटल है उसको प्यार की दुनिया रखा जाने वाला था, जिसका जिक्र इसके एक गाने नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में किया गया था। इसके अलावा प्यार की दुनिया शब्द का जिक्र वहाँ पर भी किया गया है जहाँ पर राजेश खन्ना जानवरों को रहने के लिए एक अलग से घर बनाते हैं, तो वहाँ पर भी इस जगह का नाम लिखा होता है प्यार की दुनिया। लेकिन बाद में इसका नाम प्यार की दुनिया से बदलकर हाथी मेरे साथी रखा गया था। और ऐसा इसलिए भी किया गया था कि शायद इसके टाइटल में हाथी नाम देखकर और ज़्यादा लोग इससे अट्रैक्ट होंगे। और उस समय हुआ भी कुछ ऐसा कि ये फिल्म बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई, जिसमें बच्चों ने हाथियों को फुटबॉल खेलते हुए और ऐसे करतब दिखाते हुए देखा और वो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद आए। फिल्म के प्रोड्यूसर चिन्नप्पा तेवर को जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव था और जानवरों के ऊपर उन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई हैं। और जानवरों के साथ इतने लगाव होने के बाद चिन्नप्पा तेवर जानवरों को समझने लगे थे और उन्हें कंट्रोल करना भी उन्हें आने लगा था। फिल्म हाथी मेरे साथी में दिखाए गए सारे हाथी, शेर और सारे जानवर एकदम रियल यूज किए गए थे। हालांकि ये सारे के सारे जानवर बहुत ज़्यादा ट्रेंड थे, इस वजह से फिल्म के सेट पर कोई भी हादसा नहीं हुआ। आज के समय में अगर कोई ऐसी फिल्म बनाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले VFX और CGI से ऐसे जानवर बनाने के बारे में ही प्लान होता है। मतलब आज के समय में तो कोई ऐसे ओरिजिनल जानवर दिखाने के बारे में सोचता ही नहीं है। सारी की सारी चीज़ें CGI और VFX से ही बनाई जाती हैं। लेकिन फिल्म हाथी मेरे साथी में दिखाए गए ये सारे जानवर और सारी चीज़ें बिल्कुल रियल थीं। फिल्म के प्रोड्यूसर चिन्नप्पा तेवर को जानवरों से इतना ज़्यादा लगाव था कि आगे चलकर जब भी किसी के जानवर की कोई तबीयत खराब होती या कोई भी प्रॉब्लम होती तो वो चिन्नप्पा तेवर के पास में उसको दिखाने के लिए लाते थे। और चिन्नप्पा तेवर पता नहीं कैसे इन जानवरों को ठीक भी कर देते थे। सन 1971 में आई फिल्म हाथी मेरे साथी की सफलता के बाद सन 1972 में एक बार फिर से चिन्नप्पा तेवर ने सेम इसी फिल्म को तमिल में MGR के साथ में बनाया था, जो इस बार तमिल में बनी एक सुपरहिट फिल्म साबित हुई थी। हालांकि ये सलीम जावेद की स्क्रिप्ट का ही कमाल था कि इसके ऊपर पहले बनी फिल्म देवा चेयल फ्लॉप हुई थी, लेकिन जब उन्होंने स्क्रिप्ट में बदलाव किए और दोबारा से ये फिल्म तमिल में बनी तो ये सुपरहिट साबित हुई। हालांकि फिल्म में स्टोरी का क्रेडिट खुद MMA चिन्नप्पा तेवर ने लिया था, जिस बारे में उनका ये कहना था कि ओरिजिनल स्टोरी तो उन्हीं की थी, सलीम जावेद ने बस इसमें थोड़ी बहुत बदलाव किए हैं। हालांकि ये बात सलीम जावेद को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और आगे चलकर उन्होंने MMA चिन्नप्पा तेवर के साथ में कभी भी काम नहीं किया। फिल्म के एक छोटे से सीन में हमें प्रोड्यूसर MMA चिन्नप्पा तेवर भी नजर आते हैं, जिसमें वो डॉक्टर बने होते हैं और हाथी उनका हाथ पकड़कर राजेश खन्ना को दिखाने के लिए ले जाते हैं। इसके अलावा इसमें एक और सीन रखा गया था जहां पर राजेश खन्ना अपने पूरे शरीर में आग लगाकर नीचे आग से भरे पानी में कूदते हैं। एक्चुअली इस खतरनाक सीन को राजेश खन्ना के बॉडी डबल ने शूट किया था और इसमें दिखाया गया ये आग वाला खेल आगे चलकर सन 1992 में आई सुनील शेट्टी की फिल्म बलवान में भी हमें देखने के लिए मिला था, जिस सीन में सुनील शेट्टी भी अपने पूरे शरीर में आग लगाकर नीचे आग से भरे पानी में कूदते हैं। आगे चलकर हाथी मेरे साथी के नाम से एक फिल्म राणा दुग्गू बाती ने भी बनाई थी, जो फिल्म एक्चुअली राजेश खन्ना की फिल्म हाथी मेरे साथी को ही ट्रिब्यूट दे रही थी। फिल्म में लीड एक्ट्रेस के तौर पर तनुजा नजर आई थी। हालांकि पहले इसके लिए शर्मिला टैगोर को अप्रोच किया गया था, लेकिन किसी कारण से शर्मिला टैगोर इसमें काम नहीं कर पाई थी और फाइनली तनुजा ने इसमें काम किया। उस समय तनुजा ने इसमें अपने काम करने का एक्सपीरियंस बताया कि हाथियों को उनसे और उन्हें हाथियों से बहुत ज़्यादा लगाव हो गया था। यहाँ तक कि उन्होंने बताया कि फिल्म के एक सीन में एक हाथी को उन्हें धक्का देना था, तो काफ़ी कोशिशों के बावजूद भी हाथी उन्हें धक्का देने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। तो इस सीन को उन्होंने 2 अलग अलग टेक में फिल्माया था, जहां पर हाथी पहले उन्हें छूते हुए नजर आता है और दूसरे सीन में वो हमें दरवाजे से अंदर गिरती हुई नजर आती हैं। उन्होंने बताया कि फिल्म के रिलीज होने के कुछ सालों बाद तनुजा जब एक चिड़ियाघर में घूम रही थीं, तो वहां पर एक हाथी ने उनके पल्लू को पकड़ लिया और वो उनका पल्लू छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा था। और उस समय तनुजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ कि आखिर ये ऐसा क्यों कर रहा है। तब वहाँ चिड़ियाघर के कुछ लोगों ने बताया कि ये एक्चुअली वही हाथी है जिसने आपके साथ में हाथी मेरे साथी में काम किया है। और ये जानकर तनुजा को और ज़्यादा हैरानी हुई कि इतने साल बाद भी हाथी उन्हें नहीं भूला है। तनुजा ने बताया कि जब आगे चलकर ये फिल्म उनकी दोनों बेटियों काजोल और तनीषा ने देखी तो उन दोनों को तनुजा के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आया। एक्चुअली फिल्म में एक हाथी खत्म हो जाता है और इस हाथी के खत्म होने का जिम्मेदार उनकी दोनों बेटियां उनकी मां तनुजा को ही मानती थीं।
जिस बारे में काजोल और तनीषा का ये कहना था कि उनकी मां की वजह से ही इस हाथी की जान गई है। तो कुछ इस तरह से ये फिल्म बच्चों के दिमाग में बैठी हुई थी। फिल्म हाथी मेरे साथी की ज्यादातर शूटिंग चेन्नई के ही स्टूडियो में हुई है, जिस वजह से राजेश खन्ना और फिल्म के बाकी सारे क्रू मेंबर्स को चेन्नई के होटल में ही रुकना पड़ता था, जहां अक्सर होटल के कमरे में राजेश खन्ना, फिल्म के डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के बीच में फिल्म को लेकर चर्चाएं होती ही रहती थीं। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि ना तो राजेश खन्ना को तमिल उतनी अच्छे से समझ में आती थी और ना ही डायरेक्टर और प्रोड्यूसर को हिंदी उतने अच्छे से समझ में आती थी। इस वजह से दोनों की बातों को समझने के लिए एक ट्रांसलेटर भी रखा गया था और काफी शोर शराबे के साथ में होटल के रूम में फिल्म के बारे में ऐसा डिस्कशन चलता रहता था। यहाँ तक कि एक बार तो अनिल कपूर के पिता सैम उसी होटल के एक रूम में रुके हुए थे और उन्होंने इस रूम से इतनी ज्यादा आवाजें आती हुई सुनी तो उन्होंने रूम में जाकर पूछा कि सब ठीक तो है या नहीं। तो राजेश खन्ना ने उन्हें बताया कि फिल्म के बारे में बात चल रही है, बाकी सब कुछ ठीक है। उस समय फिल्म हाथी मेरे साथी देखने के बाद बहुत सारे लोगों का रवैया जानवरों के प्रति काफी बदल गया था। यहाँ तक कि फिल्म को सोसाइटी फॉर प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू एनिमल्स की तरफ से एक स्पेशल अवार्ड भी दिया गया था। तो दोस्तों, ये तो बात हुई फिल्म हाथी मेरे साथी से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। उस समय मैंने बचपन में जब ये फिल्म देखी थी तो मुझे तो बहुत ज्यादा पसंद आई थी। यहाँ तक कि हाथियों से इतना ज्यादा लगाव हो गया था कि उस समय जब हाथी गाँव में आते थे तो बहुत सारे बच्चे हाथी के पीछे पीछे पूरे गांव में घूमते थे। मदारी वाले जब गांव में खेल दिखाने आते थे तो भी लोग जानवरों को बड़े प्यार से देखते थे। आप लोगों को फिल्म हाथी मेरे साथी कैसी लगी थी और इससे अगर आपकी कुछ यादें जुड़ी हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। और उस समय अगर आप में से किसी ने इसको सिनेमा घर में देखा होगा तो आप बड़े ही विरले लोगों में से एक होंगे। हमें उस समय अपनी फिल्म देखने का एक्सपीरियंस और कौन से शहर में और कौन से सिनेमा घर में आपने ये फिल्म देखी थी जरूर बताना। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में बॉलीवुड फिल्मों से जुड़ी हुई कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।